नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं 18 मार्च। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां महाराष्ट्र यानी मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन। राहुल गांधी समेत कई हस्तियां दिखाई दी। कहा, बीजेपी मचा रही शोर, संविधान बदलने का साहस नहीं, सच्चाई और जनता का समर्थन हमारे साथ, किसी भी कीमत पर नहीं बदलने देंगे, सरकार बदलने का आ गया है समय। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मुंबई में जन न्याय पद यात्रा भी निकाली है, बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन हुआ शामिल। दूसरी खबर निकल के आई है, दिल्ली सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को लात मारने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ तगड़ा एक्शन। बताएंगे क्या कुछ हुआ है। तीसरी खबर निकल के आई है, दोस्तों फिलहाल खुद को राम भक्त बताने वाला यूट्यूबर एलबीस यादव 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। जी हां, एनडीपीएस एक्ट में हो सकती है 10 साल की सजा। नोएडा पुलिस ने सिस्टम कर दिया हैंग। चौथी खबर में बताएंगे, मोदी सरकार लोगों को भेज रही व्हाट्सएप मैसेज। कांग्रेस बोली आचार संहिता का उल्लंघन कर रही भाजपा। बताएंगे इनके बारे में, आखिर कैसे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रही है मोदी सरकार, बताएंगे। और इस बीच अगली खबर, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर एक समूह ने विदेशी छात्रों पर किया है हमला। 2 छात्र हॉस्पिटल में भर्ती। ये भी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे जो है वो गुजरात में शर्मसार किया जा रहा है पूरी दुनिया में भारत की बदनामी, और ये भी हम आपको बताएंगे। और निर्वाचन ईवीएम को लेकर आई है बड़ी खबर, जैसे निर्वाचन आयोग के जो मुखिया हैं उन्होंने ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे। और कैसे एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले ईवीएम को लेकर हो रहा जोरदार विरोध, एक करके बताएंगे। चुनाव की तारीखों का हो गया है ऐलान, 7 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन अखिलेश ने कर दिया ऐलान, अगर इस बार बदलाव नहीं किए तो फिर वोट देने काबिल नहीं रहोगे। तो एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं 2024 को लोकसभा चुनाव होगा बदलाव, और राहुल गांधी 4 जून को लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जहां आखिरकार राहुल गांधी महाराष्ट्र में जो है वो गरजे। राहुल गांधी निकाली पद यात्रा। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी समेत कई हस्तियां हुई शामिल। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल सुबह दक्षिणी मुंबई महात्मा गांधी के आवास मणि भवन से जनपद यात्रा निकाली। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। यह मार्च अगस्त क्रांति मैदान तक निकाला गया, और जहां 1942 में अंग्रेजों के शासन से भारत में आजादी के संघर्ष के दौरान भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई सदस्य भी इस पद यात्रा में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कहा है कि जिस हिंदुस्तान में हम पले बड़े हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं है, हमें विभाजित करने का प्रयास हो रहा है। आज सत्ता में एक खास तरीके की राजनीति है जो नफरत की राजनीति है। हमारे भगवानों का नाम लेकर नफरत फैलाई जा रही है, और मैं एक हिंदू होने के नाते ये समझती हूँ कि अगर आप भगवान का नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। समाज आज तोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने खास करके लोकतंत्र और संविधान के बारे में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये केंद्र से चलना चाहिए, देश एक केंद्र से चलना चाहिए, जहाँ एक व्यक्ति के पास सारा ज्ञान है, और इसके विपरीत हम सोचते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। राहुल ने कहा, बीजेपी सिर्फ शोर मचा रही है, अन्य दम नहीं है कि ये संविधान बदल दे। संविधान बदलने का साहस नहीं है, सच्चाई और जनता का समर्थन हमारे साथ है, और जब तक हम रहेंगे तब तक संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान और सच्चाई हमारे साथ है। सभी मीडिया संस्थानों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन हमारे होते हुए संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगली एक और अपडेट, दिल्ली सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजी को लात मारने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई। बड़ी खबर निकल के आई है, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, का अभी तक क्यों नहीं किया। नोएडा पुलिस को लगाई फटकार दिल्ली पुलिस को। दिल्ली की अदालत ने उत्तरी दिल्ली के लोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को धक्का देने और लात मारने के एक उप निरीक्षक को तलब करने और उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। ये घटना 8 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास जुमे की नमाज के दौरान हुई थी। इस कथित चित्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनोज कौशल ने कहा है कि दलीलें सुन ली गई और संविधान पुलिस उपायुक्त डीसीपी की 1 मई को कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है वो मांगी जाएगी। वकील फराज खान ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी के इस वेतुके कृत्य ने लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा समाज में सद्भाव और शांति को बिगाड़ने का काम किया है, तो सीधे तौर पर कड़ी फटकार लगाई है। एक और अपडेट निकल के आई है ईवीएम को लेकर। जी हाँ, ईवीएम को लेकर बड़ी खबर निकल के आई, जहां बोला बड़ा हमला। दरअसल चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग के मुखिया राजीव कुमार ने जो है वो बोलते हुए
सराहना अंदाज में जो है विपक्ष हमला बोला ईवीएम को लेकर। लेकिन अब उनकी इस वीडियो को सोशल मीडिया में लोगों में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि आप देखिए किस तरीके से शर्मसार करके जो है वो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। सारा देश ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग कहता है कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पार्षद से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक के चुनाव का प्रचार करने जाते हैं, ये प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं। सरपंच के चुनाव को भी चुनाव प्रचार करने के लिए चल दिए जाते हैं। इतना नहीं, ईवीएम को लेकर के खास करके लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस संदेह को किस निर्लज्जता के साथ जो है वो चुनाव आयुक्त इसे किस निर्लज्जता के साथ उन्होंने जवाब दिया है, तो ये कैसे निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। तो उनकी निष्पक्षता पर जो है वो सवाल खड़े हुए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हैंग हो गया है सिस्टम। एलवीस यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एनडीपीएस एक्ट में हो सकती है 10 साल तक की जेल। जी हाँ, दरअसल समझिए, सांप जहर की तस्करी के मामले में मशहूर यूट्यूबर एलवीस यादव को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस ने इस मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले जिला अदालत ने उनकी मेडिकल जांच कराई गई। यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वो पुलिसकर्मी के साथ हंसते हुए भी दिखाई दिए थे। पिछले साल इस मामले में खुलासे के बाद नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एलवीस यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके नाम राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ है। इन 5 की गिरफ्तारी बीजेपी नेता मेनका गांधी के एनिमल वेलफेयर संस्था पीएफ की पहल पर हुई थी। और इसके बाद एक आरोपी राहुल ने एलवीस यादव की करतूतों के बारे में खुलासा किया था। पुलिस ने उस वक्त यूट्यूबर को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन ये अब बड़ी खबर, दरअसल अगर इस पूरे मामले में अगर एलवीस यादव के खिलाफ जो है वो आरोप साबित हो जाते हैं तो 10 से 20 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। ये है इसमें यूट्यूबर के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120 भी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपी के बरामद स्नैक बैनम को जांच के लिए भेजा जाएगा, जहां वहां से रिपोर्ट के बाद एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। पिछले 5 महीने से जांच कर रही पुलिस ने इस केस को मजबूत कर लिया है। एक और अपडेट, मोदी सरकार लोगों को भेज रही व्हाट्सएप मैसेजेस, कांग्रेस बोली आचार संहिता का उल्लंघन कर रही भाजपा। आपको सरकार की तरफ से व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला होगा। विकसित भारत संपर्क नाम के व्हाट्सएप अकाउंट के लोगों से मोबाइल पर मैसेज भेजकर सरकार फीडबैक मांग रही है। अब इसी संदेश को लेकर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के ऐलान के बाद ही भाजपा अपने प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से भेजे जा रहे इस संदेश में प्रधानमंत्री की तरफ से एक लेटर भी अटैच किया गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल अब एक राजनीतिक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। कांग्रेस की केरला यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को टैग करते हुए कहा है कि विकसित भारत संपर्क नाम के वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट से लोगों के पास मैसेज भेजा जा रहा है। केरल कांग्रेस ने कहा है कि संदेश से लोगों में फीडबैक मांगा गया है। हालांकि इसके साथ अटैच किया गया मोदी का पत्र राजनीतिक प्रोपोगंडा है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में पॉलिसी का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां 5 साल ही नहीं 10 साल होने के बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, वहां ये लव लेटर भेजा जा रहा है। और ये भी एक तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि अब जिस तरीके से चुनाव का ऐलान कर दिया गया उसके बाद से ये सारी चीज़ें करना चुनाव आचार संहिता का एक तरीके से ये सीधे तौर पर उल्लंघन बताया है। एक और अपडेट, गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर एक समूह ने विदेशी छात्रों पर किया हमला। 2 छात्र हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। गुजरात के अहमदाबाद में एक समूह ने गुजरात विश्वविद्यालय के हॉस्टल की इमारत में नमाज पढ़ने के लिए विभिन्न देशों के छात्रों से कथित तौर पर मारपीट की, जिनमें से 2 को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार रात को ही इस घटना के बाद श्रीलंका और तजाकिस्तान के एक छात्र को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने बताया कि 20 से 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और घटना की जांच और सुरक्षा कर्मियों ने 9 दल गठित किए हैं। मलिक ने बताया कि घटना की सूचना शनिवार रात करीब 10:50 तक मिली, जब करीब 20 से 25 लोग गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में घुस गए और उन्हें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा अन्य देशों के क्षेत्रों के छात्रावास में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई थी। तो ये सीधे तौर पर जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर समूह ने विदेशी छात्रों पर हमला किया है। एक और अपडेट, निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा जारी किया। बीजेपी सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता, 7,000 करोड़ रुपए हैं बुनाए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग ने रविवार को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा सार्वजनिक कर दिया। इस डेटा के मुताबिक बीजेपी ने कुल लगभग 7,000 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड बुनाए हैं।
इतना ही नहीं, बीजेपी को 2019 और 20 में चुनावी बॉन्ड सबसे ज़्यादा 25 से 55 करोड़ रुपए मिले हैं। बीजेपी के बाद चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज़्यादा चंदा तृणमूल कांग्रेस को 1397 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है, जिनमें चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 1334 करोड़ रुपए भुनाए हैं। वहीं बीआरएस ने 1322 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा बीजेपी ने 944 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये चीज़ अब जानकारी खुलकर सामने आने लगी है। एक और अपडेट, अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान। चुनाव ऐलानों के बाद अखिलेश ने कहा ये अग्नि परीक्षा, बीजेपी जीती तो वोट का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को सब लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारियों से जुटने का आह्वान करते हुए कहा है कि इस चुनाव से भारत का भविष्य तय होगा। अखिलेश ने कहा है कि हमें पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अखिलेश ने शनिवार को यहां सपा के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी और इस चुनाव को भारत का भविष्य तय होना होगा। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार अखिलेश ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है, इस लिहाज से ही सभी को चुनाव प्रचार में जुट जाना होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जनता को वोट का अधिकार भी नहीं मिलने देगी और आज से ही सभी को प्रचार में जुट जाना है। सपा प्रमुख ने दावा किया है कि जनता बीजेपी को हराकर लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार है और हमें पीडीए के माध्यम से बीजेपी को हराना होगा। एक और अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव, कुशीनगर से प्रत्याशी बनाए जाने पर चर्चा। समाजवादी पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बार चर्चाएं फिर तेज है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की कांग्रेस से बातचीत हो रही है और चर्चा यह है कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद कांग्रेस की टिकट पर कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस स्वामी प्रसाद को कुशीनगर से प्रत्याशी बना सकती है, हालांकि इस बारे में अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य से रविवार को लखनऊ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चाएं हुई। मुलाकात की जानकारी खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी और उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि दोनों ने औपचारिक भेंटवार्ता में इंडिया गठबंधन के विस्तार पर सकारात्मक चर्चा की और इसमें ये चीज़ें लगभग मानी जा रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, बिहार में एनडीए को झटका देगा महागठबंधन, तेजस्वी बोले अंडर करंट है, चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। लोकसभा चुनाव 24 के नतीजे को लेकर राजद के युवराज और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजस्वी यादव काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल आगामी चुनाव में बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। तेजस्वी यादव ने टीवी चैनल के सर्वे रिपोर्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बिहार के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि देश में केवल और केवल गोदी मीडिया की बातें चल रही हैं और सीधे तौर पर उन्होंने ये चीजें कही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दे दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या देखते हैं, अपने सुझाव दे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।